तो ईएनटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो ड्रग आ रही थी उसमें हमारा सिलेबस में दिया है एंटीहिस्टामिन के बारे में। तो एंटीहिस्टामिन क्या होता है? ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। यानी एंटी का मतलब उसके अगेंस्ट काम करेगा, किसके? हिस्टामिन के अगेंस्ट। और हिस्टामिन का क्या काम होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो भी एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके लिए, प्लस जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन एक्ट ऑन H1 एंड H2 रिसेप्टर। दो रिसेप्टर पे काम करता है हिस्टामिन, ठीक है। और एंटी हिस्टामिन क्या करता है? कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन द विच रिसेप्टर दे आर टारगेटिंग। यानी कि अगर वो H1 रिसेप्टर रहेगा तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, अगर H2 रिसेप्टर रहेगा तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब हम बात करें एंटी हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन की, तो इसे 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला जो आता है हमारा H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि H1 ब्लॉकर होगा। दूसरा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 ब्लॉकर बोलते हैं इसे। और थर्ड जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर विथ एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज। तो ये 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है एंटी हिस्टामिन ड्रग को। अगर H1 रिसेप्टर की बात करें या फिर H1 ब्लॉकर की, तो उसमें 2 जनरेशन आती हैं ड्रग्स। एक हमारा था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड होता है हमारा सेकंड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमारा आता है डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है, जिसमें हमारा और एक आता है क्लोरफेनारामाइन और हाइड्रोक्सिलजाइन, ठीक है। तो ये 3 ड्रग आती हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में 3 ड्रग्स आती हैं। एक होता है हमारा लोरोटाडीन, सिट्रीजिन और जो हमारा होता है फेक्सिफेनाडाइन। तो ये 3 ड्रग्स होती हैं जो हमारे सेकंड जनरेशन में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की या फिर H2 ब्लॉकर में। तो उसमें हमारा सिमेंटिडिन देखने को मिलता है, रेंटिडिन आता है, जो कि प्राइमरी फॉर गैस्ट्रिक एसिड के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? जनरली गैस्ट्रिक एसिड के लिए यूज होता है, जो कि रिलेटेड डिसऑर्डर बट मे बी आल्सो हेल्प ईएनटी सिम्टम, जैसे कि जो कि कॉज्ड बाई होता है जीआरडी। अगर जीआरडी के कंडीशन से अगर कोई ईएनटी डिसऑर्डर होता है जैसे साइड इफेक्ट के तौर पे, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो H2 ब्लॉकर हमारे किस पे मेनली काम करता है? ये हमारे जीआई यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होता है उस पे काम करता है। और H2 रिसेप्टर जो होता है वो हमारा H1 जो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है वो किस पे काम करता है? जो भी हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स हो या फिर हमारा कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर की, जो कि एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज के साथ आए। इसमें हमारे केटोटिटिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ओलोपेटाडीन आता है, जो कि यूज फॉर होता है एलर्जी, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस में ये यूज करते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम H1 रिसेप्टर की बात करें एंटागोनिस्ट की जो होती है, ये ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टर को और रिड्यूस करता है सिम्टम लाइक स्नीजिंग, ईचिंग, स्वेलिंग कॉज बाय द एलर्जी रिएक्शन। यानी कि जो भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह के द्वारा जो सिम्टम अराइज होते हैं उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग होती है उसमें हम लोग क्रॉस कर जाता है BBB, यानी कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस करता है और ये क्या करता है? सेडेशन कॉज करता है। इसलिए जब भी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको नाइट में लें या फिर ऐसे टाइम लें जिस टाइम आप रिलैक्स रहें, क्योंकि ये सेडेशन कॉज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये भी इनहिबिट करता है हिस्टामिन एक्शन ऑन द H2 रिसेप्टर, जो कि स्टोमक में होता है, और रिड्यूस करता है एसिड सिक्रेशन। दिस में इनडायरेक्टली हेल्प करता है EMT सिम्टम लाइक द एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। तो ये जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसके कारण से अगर आई में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके भी सिम्टम को ये रिड्यूस करता है। या तो आई के डिसऑर्डर से रिलेटेड, जैसे अगर क्या होता है, अगर कंजक्टिवाइटिस होता है या फिर ग्लाइकोमा वगैरह होता है, अगर उसके द्वारा कोई साइड इफेक्ट या फिर एसोसिएटेड डिसऑर्डर होता है जो कि एसिड रिफ्लक्स होता है, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है। तो ये प्रिवेंट करता है हिस्टामिन रिलीज बाय द स्टेबलाइजिंग मास्ट सेल। तो एक जो होता है मास्ट सेल भी हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है, तो ये क्या करेगा? मास्ट सेल को
प्रोडक्शन में कम, जो हिस्टामिन का प्रोडक्शन होगा उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। इस प्रकार से मास्ट क्या करेगा, हिस्टामिन का प्रोडक्शन नहीं करेगा और जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम डोजेस के बारे में। तो जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग आती है, जो हमारा H1 ब्लॉकर होता है, उसमें हमारे जो आते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन, जो कि कितना दिया जाता है 25 से 50 mg ओरली और एवरी 4 to 6 आवर। ये जो डोज होती है आपका एडल्ट के लिए है। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें हम क्लोरोफिनरामाइन की बात करें तो ये 4 mg आता है डोज इसका, और ओरली देंगे एवरी 4 to 6 आवर। सेकेंड जनरेशन H1 ब्लॉकर की बात करें तो हमारा उसमें लोराटाडीन आता है, जो कि 10 mg में आता है। ओरली देते हैं इसको वंस, ठीक है, यानी दिन में एक बार। उसके बाद जो सिट्रीजिन आता है ये भी 10 mg में आता है, ओरली इसको देते हैं। ठीक है, तो ये दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर की, जिसमें हमारा केटोटिफेन आता है, जो कि हमारा 0.02% होता है, जो कि आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है। और जो हमारा ओलोपेडाडिन होता है ये हमारा 0.1% के फॉर्म में आता है, ये भी आई ड्रॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डोजेस थे जो हमारे ड्रग देखने को मिलते हैं। रूट हमारा क्या क्या हो सकता है, ओरली हो सकता है इसका, इंट्रानेजल स्प्रे के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के भी फॉर्म में आपको देखने मिल सकता है। और जो पेरिनेट्रल होता है यानी कि आपका IVIM, उसके केस में भी ये मेडिसिन दी जाती है एज ए सीवियर रिएक्शन जब हमारे बॉडी में देखने को मिलता है तब। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में क्या क्या आएगा, आपका ENT डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया भी डिफ्यूजन, तो इसमें आप ये ड्रग यूज कर सकते हैं। आई डिसऑर्डर जैसे कि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है, या फिर सीजनल आई एलर्जी कोई हो गया, उसमें भी ये आप यूज कर सकते हैं। अदर में जैसे कि अर्टिकेरिया हो गया, ठीक है, एंजियोएडिमा हो गया, या फिर एनाफिलैक्सिस विथ इफिनेफ्रिन एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन के साथ भी इसको दे सकते हैं एनाफिलैक्सिस में। ठीक है, इसके कंट्राइंडिकेशन की, किसमें आप ये ड्रग्स नहीं दे सकते, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो टू द ड्रग, इस ड्रग से अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उसे नहीं देंगे। सीवियर लीवर या फिर रीनल इम्पेयरमेंट हो उस पेशेंट का तो भी इस ड्रग को नहीं देंगे। जो फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन होती है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, या फिर इन नैरो एंगल ग्लाइकोमा में। ठीक है, नैरो एंगल जो ग्लाइकोमा होता है उसमें नहीं देंगे। BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया केस में नहीं देंगे। या फिर जो भी सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, अगर ये पेशेंट में इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं दे करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लाइन जनरेशन की ड्रग होगी उसको हम नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। तो जो CNS डिप्रेसेंट होता है जैसे कि अल्कोहल या फिर कोई भी सेडेटिव होता है, वो क्या करता है, इन्हेंस करता है सेडेटिव इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन पहले बता दिया था ये क्या होता है, सेडेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा जब भी ये मेडिसिन दे तो कोई अगर और सेडेटिव ड्रग ऑलरेडी वो ले रहा है तो ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा सेडेटिव इफेक्ट को, पेशेंट क्या करेगा, सेडेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा जब भी ये दोनों ड्रग्स एक साथ नहीं देंगे। उसके बाद बात करते हैं जो मोनोएमाइन होता है ऑक्सीडेज इनहिबिटर, वो क्या करता है, पोटेंशिएट करता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट को और लीडिंग करता है इंक्रीज टू टॉक्सिसिटी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो MAOS होता है, मतलब कि जो हमारा मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है उसके साथ इसको नहीं देंगे, नहीं तो ये क्या करेगा, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी करवा सकता है। बात करें H2 ब्लॉकर जो होता है, में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स रिक्वायरिंग एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन, जैसे कि जो कीटोकोनाजोल होता है ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसके इफेक्टिवनेस को। तो ये भी ध्यान रखिए जो H2 ब्लॉकर होता है और कीटोकोनाजोल जो होता है इसको एक साथ नहीं देंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो फर्स्ट जनरेशन की जो एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है उससे क्या क्या हो सकता है,
उसमें आपको ड्राउजीनेस, डिजीनेस देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ या फिर ब्लर विजन या फिर यूरिनरी रिटेंशन। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग में देखने को मिल सकता है। सेकेंड जनरेशन की जो एंटीहिस्टामिन होती है यूजुअली नॉन सेडेटिव होती है बट में कॉज द माइल्ड हेडेक एंड नोजिया। तो इसका जो जनरली साइड इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है, माइल्ड हेडेक और नोजिया देखने को मिल सकता है इसमें। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो रेयर होता है, ठीक है, बट सीवियर रिएक्शन इंक्लूड हो सकता है। बहुत ही रेयर देखने को मिलता है एडवर्स इफेक्ट इसका। सीवियर सेडेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कन्फ्यूजन स्पेशली इन द ओल्डर एडल्ट। तो आप जब भी ध्यान ओल्डर एडल्ट को अगर ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका कंटिन्यू मॉनिटर करते रहिएगा। उसके बाद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखने को मिल सकता है जो सेकेंड जनरेशन की ड्रग होगी, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है, जल्दी ये देखने को नहीं मिलता, रेयरली ये देखने को मिल सकता है। पैराडॉक्सिकल एक्साइटेशन देखने को मिल सकता है चिल्ड्रेन में। तो ये जब भी चिल्ड्रेन को दो तो एक सुपरविजन में इसको देना चाहिए चिल्ड्रेन को, ठीक है। तो ये कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट थे जो उस ड्रग के देखने को मिलते हैं हमें। टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग की, यानी कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो एंटीहिस्टामाइन है उसका क्या कर रहा है, एक्सेसिव डोज ले ले रहा है, ठीक है, एक साथ ही क्या कर रहा है, पूरे पत्ते को खा गया। तो उसको क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कितना अमाउंट लेना है कितना नहीं, जैसे कि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें वो रखा रहता है। तो ये जब भी दवा लें या फिर जिसको भी दें तो आप सावधानी से दें ये दवा। अगर उसमें टॉक्सिसिटी होती है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है, सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिल सकता है या तो एक्साइटेशन देखने को मिल सकता है आपको। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में क्या देखने को मिल सकता है आपका, ड्राई माउथ, टेकीकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, और आपको कभी कभी कार्डियक एरिथमिया भी देखने को मिल सकता है अगर वो सीवियर टॉक्सिसिटी हुआ तो। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, अगर गैस्ट्रिक क्या करेंगे, इसमें गैस्ट्रिक लवाज करेंगे या फिर एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करेंगे। कब, जब ओवरडोज अगर हुआ हो कितने, 1 से 2 घंटे में, ठीक है, उसके अंदर ही हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लावाज और एक्टिवेटेड चारकोल से उस टॉक्सिसिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजिपाइन देंगे, ठीक है, अगर कोई पर्सन उस सीजर आ रहा है तो उसको हम बेंजोडाइजिपाइन देंगे। आईवी फ्लूइड देंगे, ठीक है, ब्रेस्ट प्रेशर फॉर द हाइपोटेंशन के लिए, और एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे फॉर द कार्डियक टॉक्सिसिटी के लिए। उसके बाद अगर सीवियर एंटीकोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी हुई तो उसके लिए हम एक ड्रग देते हैं जो बोलते हैं हम उसको फोजो, ठीक है, फिजोस्टिगमाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फिजोस्टिगमाइन होता है वो हम सीवियर एंटीकोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी अगर हो रही है तो उसको कम करने के लिए हम देते हैं जी।